नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान के मूल्यांकन पर। बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाए कि वो उनके लिए सहज हो। मूल्यांकन से पहले कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे का परिवेश अलग होता है। इस अनोखेपन को उसके मूल्यांकन में भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हर बच्चा जो भी कक्षा में आता है वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आ रहा होता है। उसके घर का ज्ञान होता है, उसके रोज़ाना के जो कक्षा में जो स्कूल में बातचीत होती है उसका ज्ञान होता है। तो कोई भी बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता। ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे में प्रगति है वो सतत होती है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। सतत से हमारा मायने है कि बच्चा धीरे धीरे करके प्रगति करता है। एक कदम आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सीखता है, फिर और कदम आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो कदम दर कदम आगे आगे बढ़ती रहती है। आज जो भी हमें आकलन करना होता है या मूल्यांकन करना है उसको दैनिक जीवन के जो भी हमारी शिक्षण होता है उसके साथ जोड़ना आवश्यक है। ये अलग से की जाने वाली कोई भी गतिविधि नहीं होती कि हम पहले पढ़ा लें फिर बाद में मूल्यांकन करेंगे। इसे साथ में जोड़कर चलेंगे तो हमें बच्चे के ज्ञान के बारे में बहुत अच्छा पोषण, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता जाएगा। हम देखते हैं कि बच्चे को महत्वपूर्ण गणित सीखना ज़्यादा आवश्यक होता है। ये महत्वपूर्ण गणित वो गणित है जो बच्चे के दैनिक जीवन में आसपास उपयोग का होता है। वो गणित जिससे बच्चे तर्क बना पाते हैं, तार्किक सोच रखते हैं, जिससे वो समस्या समाधान के बारे में सोचते हैं। हमें आकलन में ये जानना आवश्यक है कि बच्चा जो भी रणनीति अपना रहा है, सीखने के लिए जो भी कार्य कर रहा है, जो उसकी सोच चल रही है, हम उसका आकलन कर सकें। हम ये देख सकें कि बच्चा कैसे सीख रहा है। अवलोकन ये भी करना जरूरी है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ये इसमें आवश्यक होगा कि हम बच्चों से बातचीत करें। बच्चों की बातचीत हमें बहुत अच्छा फीडबैक दे पाएगा बच्चों के बारे में कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। जो भी प्रतिक्रिया हैं उन्हें बच्चों के उसमें देखें और उन प्रतिक्रियाओं का कहीं ना कहीं आप नोट बनाते रहें, कहीं लिखते रहें। आप जो भी उदाहरण या प्रश्न हैं वो सावधानी से चुनें। इस तरह के उदाहरण या प्रश्न चुनें जो बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ते हुए हों। हम ये किताब से जोड़ते हुए ज़्यादा रखते हैं, जबकि ज़्यादा आवश्यकता होती है जो दैनिक जीवन में बच्चे के हो रहा है, क्योंकि ये हर बच्चे का अलग परिवेश होता है। हम ये भी देखते हैं कि जो मूल्यांकन के उपकरण हम बहुत सारे उपयोग करें। हम ये ना देखें कि सिर्फ एक पेपर पेन टेस्ट या बच्चों से खाली बातचीत या कुछ और तरीके काफ़ी होंगे। बच्चों के लिए आकलन के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण है जो बच्चों का अवलोकन है, उसे देखिए। बच्चों का दैनिक कार्य जो बच्चे करते हैं, चाहे वो कोई कलर करने वाला कार्य हो, रंग किया हो, चाहे किताब कॉपी पर कुछ लिखा हुआ हो, चाहे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हों, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें नोट करने की आवश्यकता होती है और इन्हीं सभी तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक होता है। सीखने के परिणाम जो हमने बनाए हैं उनके आधार पर ही मूल्यांकन होना चाहिए। जो मॉड्यूल बनाए गए हैं ये जो सीखने के परिणाम हैं उनके ही उपयोगिता के लिए हैं। बच्चे कैसे इनको ग्रहण कर रहे हैं। जो सीखने के परिणाम हैं इन्हीं के असेसमेंट के लिए, इन्हीं के मूल्यांकन के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम ये भी देखें कि अल्टीमेटली अंत में बच्चे वो सीख पा रहे हैं जो उनसे अपेक्षित है। बच्चों के साथ प्रश्न बैंक बनाएं। सिर्फ प्रश्न बैंक बनाना, बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे कर लेना, ये अध्यापक का ही कार्य नहीं है। बच्चों को इसमें संलिप्त करिए, इन्वॉल्व करिए। बच्चे अपने प्रश्न खुद बनाएं। एक ग्रुप प्रश्न बनाए, दूसरा ग्रुप प्रश्न पूछे। आकलन के लिए जो हमारे दृश्य श्रव्य उपकरण हैं, चाहे उसमें ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों या कोई ऐसे मल्टीमीडिया कार्यक्रम हैं, उनका भी उपयोग करें। ऐसे बहुत सारे इंटरनेट के तरीके होंगे जहां बच्चे ऑनलाइन जाकर, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, वो बच्चे ऑनलाइन जाकर भी जो आकलन है उसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे उपकरण का भी उपयोग करना आना चाहिए। आप बच्चे के जो लर्निंग लेवल हैं उनको लगातार सतत रूप से असेस करते रहें। ऐसे टेस्ट बनाएं जिससे कि ये सतत रूप से आकलन इसका होता रहे। एक महत्वपूर्ण जो टूल है, जो उपकरण है मूल्यांकन के लिए, वो रूब्रिक होता है। रूब्रिक जो है वो बच्चे का जो भी कार्य है, गतिविधि है या असाइनमेंट है, उसके आकलन के लिए होता है और उसमें हम बहुत सारे मानदंड के आधार पर अलग अलग ग्रेडिंग कर लेते हैं।
तो वो एक ही ग्रेड ना होकर बहुत सारे अलग अलग ग्रेड पर बच्चे का आकलन किया जा सकता है। इससे हमें ये भी सहायता मिलती है कि हम बच्चे को निष्पक्ष रूप से आकलन कर सकते हैं, किसी दूसरे बच्चे के सापेक्ष नहीं, लेकिन उसी के अपनी प्रगति के आधार पर उसका आकलन किया जा सकता है। हम जो बनाते हैं रूब्रिक, वो ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें जिनको हम असेस कर रहे हैं यानी बच्चे, उनकी भी भागीदारी हो और वो भी उसमें पूरी तरह भागीदारी करें। छात्रों के जो परामर्श हैं उनको आप ज़रूर रूब्रिक में रखें कि कैसे आकलन किया जाना चाहिए, किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रूब्रिक को बच्चों के समकक्ष मूल्यांकन के में भी मदद करते हैं, मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करें, अपना स्व मूल्यांकन करें, इसमें भी रूब्रिक बहुत उपयोगी होते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती, बच्चा अपने आप से देखता है अपनी, क्योंकि ये जो आकलन है ये बच्चे को समझ आना चाहिए कि ये बच्चे की सहायता के लिए किया जा रहा है। हम ये ना समझें कि बच्चे को लेवल या ग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। तो बच्चे अपना आकलन खुद कर सकते हैं, एक दूसरे का आकलन कर सकते हैं। ये आवश्यक है कि हम समकक्ष मूल्यांकन या स्व मूल्यांकन पर भी ध्यान दें और रूब्रिक उसमें बहुत सहायक होते हैं। आप देखते हैं कि एक आपको ये रूब्रिक का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो आप इसको पढ़ पाएंगे। हमने 3 स्तर पर बातचीत की है और जो भी इसमें हमारे क्राइटेरिया है मूल्यांकन का वो सारे लिखे गए हैं। किस बच्चा कौन से स्तर पर है वहाँ टिक लगा लें या उसको अपनी डायरी में नोट कर लें। आज बच्चे ने कोई कार्य किया स्तर 1 पर है, कल वो उसमें स्तर 2 पर होता है या कुछ दिनों बाद स्तर 2 पर पहुंचता है, कुछ दिनों बाद स्तर 3 पर पहुंचता है, किस प्रकार उसकी प्रगति हो रही है, ये भी हम इस तरह के रूब्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक आपको खुद बनाने पड़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो असेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है पोर्टफोलियो। हम हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और सभी बच्चों की जो प्रगति है उसके बारे में रोजाना के कार्यों में या जब जब भी कुछ ऐसा नोटेबल काम बच्चे ने किया है, कभी कोई चार्ट बनाकर लाए हैं, कभी कोई ऐसा क्विज कंपटीशन हमने क्लासरूम में करा लिया है, बच्चों को कोई गतिविधि कराई गई है, जब भी ऐसा कुछ नोटेबल है और किसी बच्चे ने बहुत अलग तरीके से कुछ किया है तो उसको भी ज़रूर आप नोट करें और बच्चे का वहाँ आप टिक लगाते जाएं कि बच्चा कैसे प्रगति कर रहा है। वो अगर हमने मान लीजिए एक उदाहरण के लिए दिया है कि 1 अप्रैल से लेकर और 25-26 जुलाई तक बच्चे की प्रगति को लिखा गया है, आप ऐसे अपनी डेट्स खुद बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, जिस दिन से आपने शुरू किया उस दिन से बनाइए, बच्चा किस स्तर पर है और वो जो सिखा रहे हैं हम, जो भी कुछ सीखने के परिणाम हैं, प्रतिफल हैं, उन प्रतिफलों के आधार पर बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है। तो पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है बच्चे की असेसमेंट के लिए और ये बनाने के लिए, जानने के लिए कि बच्चे की प्रगति कैसे हो रही है। तो कोई भी अध्यापक, माता पिता कोई भी देख पाएंगे कि जब बच्चे ने शुरू किया था तो कहाँ कौन से स्तर पर था, धीरे धीरे कौन से स्तर पर है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो पहले शुरू में नहीं कर पा रहा था लेकिन अब बच्चा कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पोर्टफोलियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक मूल्यांकन की चेकलिस्ट भी बनाई जानी चाहिए, लेकिन ये ही काफ़ी नहीं है। ये बाकी जितने भी टूल्स की और बात की गई है, उपकरणों की बात की गई, उनके साथ ये आवश्यक होता है कि आप मूल्यांकन की एक चेकलिस्ट बनाएं कि बच्चे के सिर्फ टिक मार्क लगाते जाएं या क्रॉस लगाते जाएं, जो जो स्तर उसने क्रॉस कर लिया, जो पार कर लिया, उस स्तर का एक टिक लगाते जाएं, ताकि हमें पता लगता रहे कि बच्चे ने यहाँ तक सीख लिया और यहाँ अभी आगे सीखना बाकी है, यहाँ उसके सीखने में कमी है। तो मूल्यांकन को बच्चे के लिए सहायक बनाना, सहज बनाना बहुत आवश्यक है। अगर बच्चा मज़ा ले रहा है, मूल्यांकन को सीखने के साथ साथ उसका हो रहा है, तो मूल्यांकन का प्रेशर नहीं होगा और सीखना जो है वो मूल्यांकन के लिए नहीं होगा, मूल्यांकन सीखने का किया जाएगा। तो ये ज़रा ध्यान देने वाली बातें हैं। आप सभी अध्यापक हैं, अपने अपने अनुभव के आधार पर इसमें आप परिवर्तन कीजिए और इसे अपनी अपनी कक्षाओं में उपयोग करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।